27 दिसंबर 1999 कंधार का वो रनवे जहां मौत का नंगा नाच हो रहा था। चारों तरफ तालिबान के टैंक, सीने पर तनी हुई AK-47 और सामने वो हाईजैक विमान जिसमें 176 भारतीयों की सांसें अटकी थीं। उस वक्त बिना किसी सुरक्षा के मौत की मांद में अकेला एक आदमी उतरा। नाम था अजीत डोभाल। क्या आप जानते हैं उस दिन डोभाल ने आतंकवादियों की आंखों में आंखें डालकर क्या कहा था? चलिए जानते हैं भारत के सबसे बड़े हाईजैक की वो अनसुनी कहानी जिसने पूरे देश को रुला दिया। 27 दिसंबर 1999 की दोपहर अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट की तपती और धूल भरी जमीन पर जब एक छोटा सा भारतीय विमान उतरा तो पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगह थी जहां कानून नहीं बल्कि तालिबान की बंदूकों का राज था। विमान का दरवाजा खुला और एक आदमी अकेले नीचे उतरा। साधारण कपड़े, चेहरे पर कोई शिकन नहीं और कोई सुरक्षा घेरा नहीं। चारों तरफ तालिबान के लड़ाके, टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात थी। उस आदमी का नाम था अजीत डोभाल, भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, जो अकेले उस जमीन पर कदम रख रहे थे जहां भारत का कोई दोस्त नहीं था। उनके पीछे वो हाईजैक किया हुआ विमान IC-814 खड़ा था, जिसमें 176 बेगुनाह जिंदगियां पिछले 3 दिनों से मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थीं। डोभाल का मकसद सिर्फ एक था, उन सभी को जिंदा वापस वतन ले जाना। लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी होगी, इसका अंदाजा उस वक्त किसी को नहीं था। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1999 को, जिसे दुनिया क्रिसमस की खुशियों की तैयारी में बिता रही थी। काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 में सब कुछ सामान्य था। शाम के 5:30 बजे थे और उड़ान को सिर्फ 35 मिनट हुए थे, तभी अचानक 5 नकाबपोश अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में ग्रेनेड और धारदार हथियार थे। केबिन में चीख पुकार मच गई। इसी अफरा तफरी में एक बहादुर यात्री रूपन कटियाल ने एक हाईजैकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकवादियों ने उन पर बेरहमी से चाकुओं से वार कर दिया। अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहे रूपन वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। पायलट कैप्टन देवी शरण की कनपटी पर बंदूक रखकर विमान का रुख मोड़ दिया गया। भारत के आसमान में एक उड़ता हुआ ताबूत घूम रहा था, जिसकी कमान अब हत्यारों के हाथ में थी। विमान अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर उतरा। भारत के पास यह सबसे बड़ा मौका था। 45 मिनट तक विमान भारतीय जमीन पर खड़ा रहा। कमांडो तैयार थे, रनवे को ब्लॉक किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली में बैठे नीति निर्धारकों के बीच ऊहापोह की स्थिति बनी रही। कोई ठोस आदेश नहीं आया और वो मौका रेत की तरह हाथों से फिसल गया। हाईजैकर्स ने दबाव में आकर विमान को फिर से उड़ा लिया। इसके बाद शुरू हुआ एक दर-दर भटकता सफर, लाहौर, दुबई और फिर आखिरकार कंधार। दुबई में रूपन कटियाल के बेजान शरीर को नीचे उतारा गया, जो इस हाईजैकिंग की पहली और सबसे दुखद आहुति थी। 27 दिसंबर तक विमान कंधार में स्थिर हो चुका था, जहां तालिबान ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। यह घेराबंदी यात्रियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि हाईजैकर्स को भारतीय सेना की किसी भी कार्रवाई से सुरक्षित रखने के लिए थी। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट रूम में सन्नाटा था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने 176 परिवारों की फहरिस्त थी। बाहर मीडिया और परिवारों का दबाव हर बीतते मिनट के साथ पहाड़ बनता जा रहा था। हाईजैकर्स ने अपनी मांगें रख दी थीं। 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन नकद। भारत एक ऐसी सुरंग में फंस चुका था जिसका दूसरा सिरा अंधेरे में गायब था। यहीं से शुरू हुआ नेगोशिएशन का वो खेल जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी। डोभाल जब उस कमरे में पहुंचे जहां वायरलेस सेट रखा था, तो उन्हें पता था कि वो सिर्फ सौदा नहीं कर रहे, बल्कि एक राष्ट्र के सम्मान और 176 नागरिकों की सांसों के बीच संतुलन बना रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा था और हर गुजरता लम्हा भारत को एक ऐसे फैसले की ओर धकेल रहा था जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक सुनाई देने वाली थी। कंधार की उस बंजर जमीन पर 27 दिसंबर की दोपहर जब अजीत डोभाल ने कदम रखा, तो उनके सामने सिर्फ एक पुराना वायरलेस सेट, एक छोटा सा कमरा और बाहर मुस्तैद तालिबान के लड़ाके थे। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हाईजैकर्स की मांगें आसमान छू रही थीं। 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई, $200 मिलियन नकद और भारत की जेल में बंद उनके साथियों की आजादी। डोभाल का सामना सिर्फ उन 5 नकाबपोशों से नहीं था, बल्कि उनके पीछे खड़ी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के उस गठजोड़ से था जो भारत को घुटनों पर लाना चाहता था।
डोभाल ने अपनी रणनीति बदली। उनका लक्ष्य फिरौती कम करना नहीं, बल्कि समय को खींचना था। वो घंटों तक एक छोटी सी मांग पर बहस करते, हाईजैकर्स को थकाते और फिर एक मामूली रियायत देकर उन्हें जीत का एहसास दिलाते। ये दिमाग का वो खेल था जिसमें डोभाल माहिर थे, लेकिन बाहर का दबाव उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर का मंजर और भी भयावह था। 176 परिवारों का सब्र टूट रहा था। कैमरे की लाइटों के नीचे रोते हुए चेहरे और चीखते परिजन सरकार पर भारी पड़ रहे थे। मीडिया की हर ब्रेकिंग न्यूज हाईजैकर्स तक पहुंच रही थी। आईएसआई उन्हें पल पल की अपडेट दे रही थी कि दिल्ली में कितना शोर है और सरकार कितनी कमजोर पड़ रही है। जब डोभाल नेगोशिएशन टेबल पर बैठते तो हाईजैकर्स उन्हें वही खबरें सुनाकर ब्लैकमेल करते। 7 दिनों तक डोभाल बिना सोए, बिना किसी बैकअप या कमांडो कवर के उस कमरे में डटे रहे। उन्होंने धीरे धीरे $200 मिलियन की मांग को हटवाया और 36 आतंकियों की सूची को घटाकर 3 पर ले आए। लेकिन एक नाम पत्थर की लकीर की तरह अड़ा रहा, मसूद अजहर। 31 दिसंबर की डेडलाइन सिर पर थी और हाईजैकर्स ने अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। 31 दिसंबर 1999 की वो रात भारत के इतिहास की सबसे भारी रातों में से एक थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई। मेज पर 3 नाम थे, मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर। कैबिनेट जानती थी कि इन जहरीले सांपों को छोड़ना भविष्य के लिए कितना खतरनाक होगा, लेकिन दूसरी तरफ 176 बेगुनाह नागरिकों की सांसें थीं जो 7 दिनों से उस घुटन भरे विमान में बंद थे। अटल जी ने एक लंबी खामोशी के बाद फैसला लिया, हमें अपने लोगों को बचाना होगा। उस फैसले की खबर जो कंधार पहुंची तो डोभाल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी टीस थी। उन्हें पता था कि आज भारत एक युद्ध जीत रहा है, लेकिन आने वाले दशकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। 1 जनवरी 2000 की सुबह भारतीय विमान 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार पहुंचा। मसूद अजहर जैसे ही विमान से नीचे उतरा, उसे एक हीरो की तरह ले जाया गया। डोभाल ने खुद विमान के अंदर जाकर उन 176 यात्रियों को देखा। वे डरे हुए थे, कांप रहे थे और 7 दिनों की प्रताड़ना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। जब डोभाल ने उनसे जय हिंद बोलने को कहा तो कैबिन में सन्नाटा पसरा रहा। वो डर की पराकाष्ठा थी। यात्री आजाद होकर भारत लौटे, लेकिन भारत ने उस दिन जो कीमत चुकाई उसका हिसाब अगले 20 साल तक पुलवामा, संसद हमले और उरी जैसे जख्मों से देना पड़ा। वो एक रात का फैसला इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा फैसला जहां भारत के पास ताकत तो थी, लेकिन अपनों को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। 1 जनवरी 2000 की वो सुबह भारतीय इतिहास के पन्नों पर एक ऐसी लकीर खींच गई जिसकी गूंज आज भी देश की सुरक्षा गलियारों में सुनाई देती है। कंधार की उस धूल भरी जमीन पर जब भारत के 3 सबसे खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर विमान से नीचे उतरे, तो वहां मौजूद तालिबान के लड़ाकों ने उनका स्वागत किसी नायक की तरह किया। दूसरी तरफ IC-814 के वो 176 यात्री जो 7 दिनों तक मौत के साए में रहे थे, धीरे धीरे बाहर आए। उनकी आंखों में आजादी की खुशी कम और 7 दिनों का वो खौफ ज्यादा था जिसने उन्हें अंदर से सुन्न कर दिया था। अजीत डोभाल ने जब विमान के भीतर कदम रखा और उन थके हुए चेहरों को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि एक राष्ट्र के रूप में भारत ने अपने नागरिकों को तो बचा लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार स्वीकार कर ली है। कंधार से रिहा होने के मात्र 2 महीने के भीतर मसूद अजहर ने पाकिस्तान पहुंचकर जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन की नींव रखी। ये वही संगठन था जिसने आने वाले वर्षों में भारत की सीने पर गहरे जख्म दिए। दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2016 में उरी ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला जिसमें 19 जवान शहीद हुए और 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब पुलवामा में CRPF के 40 जवान एक आत्मघाती हमले में शहीद हो गए। इन सब के पीछे वही एक नाम था जिसे कंधार में आजाद किया गया था। रिहा किया गया दूसरा आतंकी उमर शेख बाद में अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की नृशंस हत्या में शामिल पाया गया। भारत ने 176 जिंदगियां बचाने के लिए जो कीमत चुकाई उसका हिसाब आने वाले 2 दशकों तक सैकड़ों सैनिकों और निर्दोष नागरिकों के खून से देना पड़ा। इस पूरी घटना ने भारत की नो नेगोशिएशन यानी आतंकियों से समझौता न करने की नीति को हमेशा के लिए बदल दिया।
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के लिए यह फैसला किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। वर्षों बाद एक साक्षात्कार में अजीत डोभाल ने स्वीकार किया था कि अमृतसर में विमान को न रोक पाना भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी। अगर वो विमान पंजाब की धरती से बाहर नहीं निकलता तो शायद भारत को तालिबान और आईएसआई के बिछाए उस जाल में नहीं फंसना पड़ता जहां कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। कंधार हाईजैक ने भारतीय सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर किया, जिसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा सीआईएसएफ को मजबूत किया गया और विमानों में स्काई मार्शल तैनात करने की शुरुआत हुई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कंधार की वो घटना सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं बल्कि एक कड़ा सबक नजर आती है। वो हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद के सामने झुकने की कीमत कितनी लंबी और दर्दनाक हो सकती है। डोभाल जब उन यात्रियों को लेकर दिल्ली की धरती पर उतरे तो भारत माता की जय के नारों के बीच एक खामोश डर भी था। वो खामोशी इस बात की गवाह थी कि उस दिन भारत ने अपने बच्चों को तो वापस पा लिया, लेकिन भविष्य के लिए एक ऐसी आग को हवा दे दी जिसने दशकों तक देश को झुलसाया। 1 जनवरी 2000 की वो सुबह एक अंत नहीं बल्कि एक नए और अधिक हिंसक आतंकवाद के दौर की शुरुआत थी, जिसका सामना भारत आज भी पूरी मजबूती के साथ कर रहा है।